सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्रिया यानी वर्ब को देखेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्ब यानी क्रिया यानी कार्य को करना या होना जब स्वतः होता है या किसी के द्वारा काम को किया जा रहा होता है तो वह क्रिया कहलाता है। जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं या और सारे कोई काम, हम कह सकते हैं जितने सारे काम होते हैं या किए जाते हैं उन्हें हम क्रिया कह सकते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, बोलना, हंसना, सब के सब क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। ये बहुत ही आसान है, इस बात को हम समझते हैं यहाँ पे आगे। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाता है यानी बताता है। यानी इस समय अगर मैं बोल रहा हूँ तो यह क्रिया हुई, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है। अगर काम किसी न किसी व्यक्ति द्वारा हो रहा है या वस्तु द्वारा हो रहा है तो वह क्रिया कहलाती है। ठीक है। क्रिया को करने वाला कर्ता सब्जेक्ट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमें और समझ में आ सकती हैं। अली पुस्तक पढ़ रहा है। अली कोई व्यक्ति है जो पढ़ने का काम कर रहा है और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो अली जो काम कर रहा है वह क्रिया हुई और अली अपने आप में करता हुआ वही कार्य को कर रहा है, उसके द्वारा पूरा किया जा रहा है। इस आधार पर अली करता हुआ। दूसरा, बाहर बारिश हो रही है। यहाँ कार्य हो रहा है, बारिश का होना क्रिया है, बारिश द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये कार्य अपने आप हो रहा है। इसलिए तो परिभाषा में कहा जाता है कि होने और करने का बोध होता है, यहाँ होने का बोध या करने का बोध, ये क्रिया कहलाती है। बाजार में बम फटा। बम का फटना क्रिया है। यहाँ पे बाजार संज्ञा नहीं होगी या कर्ता नहीं होगा। यहाँ पे बम करता है और फटना क्रिया होगी। बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा पलंग से गिरता है, गिरने का काम बच्चे द्वारा हो रहा है। इस आधार पे गिरना क्रिया बच्चा करता होगा। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को क्रिया की परिभाषा अच्छे समझ में आई होगी। और अब क्रिया के भेद को देखते हैं। मुख्यतः क्रिया 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। पहली क्रिया अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक। अकर्मक का अर्थ होगा जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आएगी वह सकर्मक कहलाएगी। जिस वाक्य में कर्म नहीं आएगा और क्रिया स्वतंत्र रूप से आएगी या कर्म नहीं होगा वह अकर्मक होगा। अब हम परिभाषा को अच्छे से समझते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। कर्म क्या होता है? हालांकि हम जानते हैं हिंदी में 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं और कारक होते हैं। तो इसमें जो कर्म कारक होता है वही कर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में समझते हैं, संज्ञा सर्वनाम किसी वाक्य में आते समय या किसी भी वाक्य में आएगा
वह कारक चिन्हों के साथ आएगा। राम ने रावण को, ऐसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा साधन के अर्थ में, संप्रदान के लिए, दान इत्यादि कार्यों हेतु, और अपदान से, यहाँ से पे अलगाव के अर्थ में होगा, से अलगाव के लिए होगा। और संबंध में का, की, के ये चिन्ह आने वाले हैं। रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि जो संबंध बताए, दो संज्ञा सर्वनामों के बीच के संबंध को बताए। जैसे राम की माता, तो की आ रहा है बीच में, राम की माँ का संबंध राम का माता से संबंध बताता है। सीता के पिताजी, अब पिताजी का संबंध या सीता का संबंध उसके पिताजी से के शब्द के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ये कारक चिन्ह होते हैं। उसके बाद अधिकरण कारक, स्थान बोधक रहेगा ये। छत पर, घर में, सड़क पर, पेड़ के ऊपर, ऐसे स्थान बोधक शब्द आने वाले हैं, वह अधिकरण कारक में आएंगे। और संबंध कारक, जहाँ पे हम संबंध कारक के अलावा एक लास्ट में और होता है संबोधन। जब किसी को पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, जैसे हे राम, अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसके साथ आएंगे। अहो, आह, ऐसे शब्दों को जो विस्मयादि बोधक चिन्ह आते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह मैं बताता हूँ, इस रूप में आपको वाक्य मिलते हैं। ठीक है। अब जो हमने कर्म कारक पढ़ा, वही कर्म शब्द कर्म के रूप में अगर वाक्य में आ रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर नहीं आएगा अकर्मक होगा। जैसे जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्रिया का फल कर्ता भी पड़ता है, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर कर्ता कोई काम कर रहा है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसका प्रभाव कर्ता पर यानी करने वाले पे ही पड़े, तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे तैरना, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना इत्यादि जो एग्जाम्पल सामने लिखे हैं आपके। दूसरा, एक बार मैं फिर से इसको कर्मक को बोलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, पूरा कर रहा है, उसका प्रभाव उसी करने वाले पे पड़े, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी कहने का मतलब कर्ता के साथ कोई और संज्ञा शब्द कर्म के रूप में नहीं आएगा और किसी कारक चिन्ह के रूप में आ सकता है, चाहे संबंध हो, अधिकरण हो, संबोधन हो, या आपका करण कारक हो, संप्रदान हो, अपदान हो, कोई भी आए पर कर्म नहीं आएगा। कर्म का कारक चिन्ह को है। कभी कभी को चिन्ह छिपा होता है सजीव निर्जीव के कारण। अगर कर्म सजीव हुआ तो कर्म के साथ को चिन्ह आएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। दूसरा, राम पुस्तक पढ़ता है, को पुस्तक के साथ नहीं आएगा, ये पहचान चिन्ह है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे और देखते हैं। वह चढ़ता है, ये वाला एग्जाम्पल अब देखो। वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। यहाँ पे सब में क्रियाएं हैं। एक में क्रिया आप देखोगे, चढ़ना है, चढ़ना क्रिया आ रही है ना, यहाँ पे चढ़ना क्रिया है, हंसते हैं, खा रही है, उड़ रहे हैं और रो रहा है। ये सारी क्रियाएं ये सारी की सारी क्रियाएं आपको दिख रही होंगी। तो इसमें जो आप समझ रहे हो, वह चढ़ता है, या कोई व्यक्ति है वह चढ़ रहा है,
हो सकता है छत पे चढ़ रहा हो, पेड़ पे चढ़ रहा हो, वह कार्य कर रहा है, चढ़ने का काम हुआ, लेकिन उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ रहा है, उसके द्वारा काम किया रहा है, वह चलता है, चल रहा है। हाँ, कहीं चल जरूर रहा होगा। राम सड़क पर चलता है, राम विद्यालय में चलता है, तो विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय में चलना, में मैंने बताया कारक चिन्ह किसका है, अधिकरण कारक का, तो इस आधार पे वह चढ़ता है। इस आधार पे हम जान लिया कि चलना क्रिया, चढ़ना क्रिया, वे हंसते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत आसान है, वो हंस रहा है या वे हंस रहे हैं, उनके हंसने का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है उसका। ठीक, नीता खा रही है, नीता के खाने का प्रभाव खुद पड़ रहा है। भोजन कर रही है, वही एक्टिव है, वही काम कर रही है, खा रही है। दूसरी बात, नीता खा रही है, अगर यहीं पे कर्म को हम जोड़ दें इसी वाक्य में, तो हो जाएगा यह क्रिया हो जाएगी कर्म, कर्म सहित क्रिया, तो सकर्मक क्रिया का। जैसे नीता खा रही है, तो नीता की जगह हम और लिखते हैं, नीता रोटी खा रही है, रोटी खा रही है। रोटी को खाना, पहले वाक्य में क्या था, इसमें नीता खा रही है, मोहम्मद उसका कार्य उससे हो रहा है, लेकिन रोटी को खाना, अब रोटी कर्म के रूप में आ गया। यहाँ पे कोच छिपा है, कैसे जाना, क्योंकि रोटी निर्जीव, निर्जीव के साथ कोई व्यक्ति चिन्ह नहीं आता, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम समझने के लिए लिख सकते हैं या समझ सकते हैं मात्र, नीता रोटी खा रही है। ठीक है, ओके। दूसरा, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया पक्षियों द्वारा हो रही है, और वह आकाश में उड़ रहे हैं। यहीं पे हम समझेंगे कि पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में उड़ते ही हम ये नहीं कह देंगे कि वो कर्म के साथ आ रहा है, आकाश कर्म हुआ, नहीं, विभक्ति चिन्ह देखेंगे, कारक चिन्ह देखेंगे। विभक्ति का अर्थ वही समझिए, कारक चिन्ह जो विभाजित करे अन्य संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप से। पक्षी कार्य कर रहा उड़ने का, इतना तो कन्फर्म है आपको, तो यह क्रिया कर्मक हुई। लेकिन हम कह दें अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, फिर भी वही रहेगा, क्योंकि मेघ, पै, पर, इधर उधर ये अधिकरण कारक में आएंगे। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रोने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बच्चे द्वारा रोने का कार्य किया जा रहा है, उसके रोने से खुद के ऊपर, उसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कहने का मतलब है, अगर कार्य किसी के द्वारा कुछ भी किया जाए, प्रभाव उस पर भी पड़े कि और उस पर पड़े। अगर हम कहें यहीं पे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ तो रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं राम पढ़ता है, तो पढ़ने का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। अब वहीं पे कहें राम पुस्तक को पढ़ता है, तो पढ़ने कार्य का प्रभाव पुस्तक पर भी पड़ रहा है, पुस्तक पर ज़्यादा पड़ रहा है। राम भोजन को करता है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। ठीक है, अब सकर्मक देखते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक कर्म सहित क्रिया को सकर्मक, स उपसर्ग लगा है, सकर्मक, कर्म किया कि स लगा है, फिर पीछे प्रत्यय लगा है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आएगी वह सकर्मक क्रिया होगी। ये क्रियाएं सकर्मक अकर्मक दोनों में प्रयोग में आ सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में कर्म आया है या नहीं, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आया है तो सकर्मक, नहीं आया है तो अकर्मक। सकर्मक की परिभाषा फिर से देखते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव
कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, उसका प्रभाव अगर कर्ता करने वाले पड़ेगा तो अकर्मक होगा, उसका प्रभाव किसी और वस्तु पे पड़ेगा तो वह असकर्मक होगा। दूसरे शब्दों में देखिए, जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता हो, जिन शब्दों में को पूरा करने में कर्म की जरूरत हो, वहाँ पे सकर्मक होगा। जिस पर क्रिया का फल पड़े, कार्य कर रहा है, कार्य का प्रभाव पुस्तक पड़ेगा, यह सकर्मक क्रिया होगी। अब दोस्त एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण द्वारा मारने का काम हो रहा है, कृष्ण द्वारा मारने का काम हो रहा है। क्रिया कृष्ण कर रहा है, राम ने मारा या कृष्ण ने मारा, बस इतना कहते तो मारा क्रिया आपकी होती। मारना क्रिया या को ध्यान नहीं रखेंगे अभी। मारा क्रिया है, कृष्ण द्वारा कर रहा है, तो यह अकर्मक होता है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण के कार्य का प्रभाव, कार्य है उसका मारना, कृष्ण के द्वारा मारने का काम किया जा रहा है, मारने का प्रभाव कंस पे पड़ रहा है, मारा कंस को जा रहा है। तो ये कृष्ण मारने का प्रभाव कंस पड़ रहा है ना, अरे मार रहा है तो उसको चोट आएगी, प्रभाव आएगा उस पर। यही जब कर्म के साथ आता है तो यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। बहुत आसान था ये।